हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम काई स्क्वायर टेस्ट पर कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर टू प्रॉब्लम्स हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर और उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, fit a Poisson distribution to the following data and test the goodness of fit। ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें एक डेटा गिवन है, जिसमें x और उसकी फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है। ठीक है। तो इस डेटा के लिए हमें सबसे पहले तो क्या फिट करना है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है। और जब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हम फिट कर लेंगे, उसके बाद उसकी गुडनेस को भी चेक करना है, जो कि हम चेक करते हैं काई स्क्वायर टेस्ट से। ठीक है। तो चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले तो हमें फिट करना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें कि क्या फिट करना है, हमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना है इस डेटा के लिए। ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा, उसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन होता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, लैम्डा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब इसमें जो लैम्डा होता है हमारा, ये इस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, मीन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है, वो क्या फाइंड करना है, लैम्डा को फाइंड करना है, यानी मीन फाइंड करना है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मीन। सबसे पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन फाइंड करना है। ठीक है। तो देखिए मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो जो डेटा हमें गिवन है, एक्स और एफ, इनकी वैल्यूज को हम लिख लेते हैं। तो हमने एक्स और एफ के लिए एक कॉलम बना लिया, इसमें इनकी सभी वैल्यूज जो गिवन थी हमें, वो हमने लिख ली है। ठीक है। अब मीन फाइंड करना है हमें, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। ठीक है। और कैपिटल एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसीज का सम होता है, टोटल होता है। और एफ एक्स का यहाँ पर सम है, तो यानी हमें एक कॉलम यहाँ पर और बनाना पड़ेगा, एफ एक्स। ठीक है। तभी तो मीन हम फाइंड कर पाएंगे। तो हमें यहाँ पर एक कॉलम क्या बनाना है, एफ एक्स। एफ एक्स मतलब एफ और एक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब जीरो को 109 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, 1 को 65 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। तो इस तरह से हम एफ एक्स का कॉलम फाइंड करेंगे मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है। तो चलिए फाइंड कर लेते हैं एफ एक्स को। तो देखिए एफ एक्स हमने फाइंड कर लिया, एक्स और एफ की सभी वैल्यूज को आपस में हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एफ एक्स की सभी वैल्यूज हमें मिल गई हैं। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, हम टोटल फाइंड करते हैं, किसका, एफ का। हमने एफ का टोटल फाइंड कर लिया, समेशन फाइंड कर लिया एफ का, जो कि क्या आया 200। और एफ का समेशन क्या होता है, कैपिटल एन बोलते हैं हम इसको, ये फ्रीक्वेंसीज का सम होता है। और इधर हमने एफ एक्स जो कॉलम था, इसका भी टोटल कर लिया, इसका टोटल कितना आया, 122। ये किसका सम है, एफ एक्स का सम है, यानी समेशन एफ एक्स है ये। ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, मीन फाइंड करेंगे। तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एफ एक्स अपॉन एन। अब एफ एक्स का जो टोटल है, उसकी वैल्यू कितनी आई है, 122। तो यहाँ पर 122 पुट कर देंगे। कैपिटल एन की क्या वैल्यू आई है, 200, तो यहाँ पर 200 पुट कर देंगे। ठीक है। तो मीन आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 122 पुट किया, एन के प्लेस पर 200, तो डिवाइड करने पर मीन क्या मिला हमें, 0.61। अब हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें, 0.61 हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, यानी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखेंगे। द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज, क्या होता है प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसका, पी एक्स इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल एक्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो लैम्डा की वैल्यू हमें मिली है 0.61, वो लैम्डा के प्लेस पर पुट कर देते हैं। तो पी एक्स कितना आया हमारा,
पी एक्स हो गया हमारा 0.61 टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 0.61 अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ठीक है, तो ये पी एक्स आ गया हमारा। अब इस फंक्शन को आप अपने कैलकुलेटर में सेट कर लेंगे, पी एक्स का जो फंक्शन है, और यहां पर एक कॉलम बनाएंगे पी एक्स का। अब इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हुई है, देखिए जीरो से। तो 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज एक्स के प्लेस पर आप पुट करते जाएंगे तो यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू मिलती जाएंगी आपको। सबसे पहले एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, जीरो। तो जीरो जब पुट करेंगे तो जो वैल्यू पी एक्स की मिलेगी उसको यहाँ लिख देंगे। उसके बाद एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, वन। वन पुट करने के बाद पी एक्स की जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर लिखेंगे। और फिर एक्स की वैल्यू 2 3 4, इन सभी वैल्यूज को पुट करके हम यहाँ पर पी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, इस फंक्शन को आप अपने कैलकुलेटर में पहले सेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने कर लिया सेट कैलकुलेटर में, और पी एक्स का कॉलम बना लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपने ये कैलकुलेटर में फिट कर लिया यहाँ पर। तो देखिए क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। ये मीन जो आया था आपका 0 कितना आया था, इसे यहाँ से पी एक्स को हटा देते हैं, कितना आया था, 0.61 टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 0.61 अपॉन फैक्टोरियल एक्स। ये आपने कैलकुलेटर में सेट कर लिया। उसके बाद इस फंक्शन में आपने एक्स के प्लेस पर क्या वैल्यू पुट की, एक्स के प्लेस पर वैल्यू पुट की जीरो, तो जिससे पी एक्स की क्या वैल्यू मिल गई आपको, 0.5434। जब इस फंक्शन में आपने एक्स की वैल्यू दोबारा वन पुट करी तो पी एक्स की क्या वैल्यू मिली, 0.3314। टू पुट किया तो कितनी वैल्यू मिली, 0.1011। और थ्री पर वैल्यू मिली 0.0206। इसी तरह से फोर पर वैल्यू मिल गई 0.0031। तो सभी जो वैल्यूज हैं वो वन से लेस देन है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो और वन के बीच में होती है। तो पी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो जीरो और वन तक ही आएगी, उससे बाहर रेंज में नहीं आएगी। ठीक है, तो ये पी एक्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी का, इसका थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इसका क्या फॉर्मूला होता है थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी का, कैपिटल एन इंटू पी एक्स। तो कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का सम कितना, 200, यानी 200 इंटू पी एक्स। तो ये कॉलम आप जब बनाएंगे तो ये कैसे बनाएंगे, देखिए पी एक्स आपके सामने है, ये यहाँ पर ये सभी पी एक्स की वैल्यू हैं। ठीक है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है, 200 से। तो इन सभी वैल्यूज में 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आपको थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम कर देते हैं 200 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पर ये चेंज था, हमारा फंक्शन क्या था, 0.61 था। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फिर से, क्या था, 0.61 टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 0.61 अपॉन फैक्टोरियल एक्स। तो ये पी एक्स आ गया था हमारा। अब इन पी एक्स में हमने किससे मल्टीप्लाई कर दी, एन से मल्टीप्लाई कर दी। एन मतलब 200 से। तो इन सभी वैल्यूज में हमने 200 से मल्टीप्लाई की तो हमें थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज मिल गई। ठीक है, अब जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं आपकी वो कंप्लीट नंबर होती हैं, पॉइंट्स में नहीं होती हैं, होल नंबर होती हैं। तो इनको आप राउंड ऑफ कर लेंगे तो 108.6 है यहाँ पर, तो सिक्स है यहाँ पर, 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर कर लीजिए इसको 109। इसको राउंड ऑफ किया तो ये आ जाएगा 66, क्योंकि ये 5 से लेस देन ही है, टू यहाँ पर। ये आ जाएगा आपका 20, और ये आ जाएगा आपका 4, और ये यहाँ पर 6 है, 5 से ग्रेटर है तो ये आ जाएगा आपका 1। तो इनको राउंड ऑफ कर लिया हमने, तो ये क्या आ गई हैं आपकी, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज आ गई। थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज को आप क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। तो इनको आप ई आई भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ई आई। ठीक है, तो ये तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपने फिट कर लिया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन की गुडनेस ऑफ फिट आपको चेक करनी है। ठीक है, कि इस डेटा के लिए, जो डेटा आपको गिवन था, क्या उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सुटेबल है। ठीक है, यानी गुड है वो उसके लिए या नहीं है। ठीक है, तो जब भी गुडनेस चेक करते हैं हम किसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वो किससे चेक करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट से
चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करने से पहले एक नल हाइपोथेसिस हम नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करेंगे। तो नल हाइपोथेसिस हमने डिफाइन कर ली। वो क्या डिफाइन की कि द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट फॉर द गिवन डेटा, कि जो डेटा हमें गिवन है उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या है, गुड फिट है, मतलब सुटेबल है उसके लिए। ठीक है, तो ये नल हाइपोथेसिस हो गई हमारी एच नोट। अब इसके बाद हम क्या कंसिडर करते हैं, एक इसके अगेंस्ट जो हाइपोथेसिस होती है वो क्या होती है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो उसको लेंगे हम, जो कि H1 से डिनोट करते हैं, जो कि H नोट के अगेंस्ट होती है। तो इसको हम बोल देंगे द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट नॉट गुड फिट फॉर द गिवन डेटा। मतलब इस डेटा के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सुटेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये एच नॉट के अगेंस्ट जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या ले ली, द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट गुड फिट फॉर द गिवन डेटा। ठीक है, तो ये एच नॉट हो गई हमारी, ये H1 हो गई। अब इस पर हमें काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है। तो काई स्क्वायर टेस्ट लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो ओ आई चाहिए, मतलब ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, और एक एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज यानी थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज। तो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज तो ये आ गई हैं हमारे पास। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हैं। अब ओ आई यानी ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज क्या होती हैं, जो गिवन होती हैं, ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं हमारी। ठीक है, तो अब हम काई स्क्वायर टेस्ट लेंगे तो हमें ओ आई लिखना है और ई आई लिखना है। अब इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की आप वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये 5 से लेस देन नहीं होनी चाहिए इस केस में। तो देखिए ये 4 जो है 5 से लेस देन है, तो जब भी ऐसा 5 से लेस देन होता है तो इसको हम 5 तक ले आते हैं, यानी हम इन दोनों को अगर मर्ज कर दें तो 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यानी हम इन दोनों सेल्स को मर्ज कर देंगे। ठीक है, जब हम ओ आई और ई आई का कॉलम बनाएंगे तो देखिए 4 और 1 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 से लेस देन नहीं चलेगा। तो इसको हमने 5 कर लिया। अगर ये यहाँ पर 1 नहीं होता मान लो, तो इस 4 को हम किसके साथ मर्ज कर लेते, 20 के साथ मर्ज कर लेते। लेकिन यहाँ पर 4 और 1 को मर्ज करने से 5 बन रहा है। ठीक है, तो हम इन दोनों को मर्ज करेंगे। जब हम इन दोनों को मर्ज करेंगे तो इसके सामने जो ओ आई है हमारा, ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज, इनको भी हम मर्ज कर लेंगे। ठीक है, तो अब पहले हम ओ आई लिखते हैं। ये ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज हैं, 109, 65, 22 और 3 और 1 को एक साथ लिख लेंगे। 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो इनको ऐड करके हम 4 कर लिया। तो हमने ये लिख लिया ओ आई 109, 65, 22 और 3 और 1 को ऐड करके हमने 4 कर लिया। ठीक है, क्यों कर लिया, क्योंकि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हमारी 5 से कम नहीं होनी चाहिए थी। तो इनको भी मर्ज कर रहे हैं तो इसके सामने इन्हें भी मर्ज करना पड़ेगा। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या लिख लेंगे, 109, 66, 20 और 4 और ये 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से हमने ओ आई और ई आई हमने लिख लिया। ठीक है, अब काई स्क्वायर टेस्ट हमें अप्लाई करना है। तो काई स्क्वायर टेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, काई स्क्वायर का समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो अब हमें यहाँ पर क्या कॉलम बनाना है, हमें कॉलम बनाना है ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो ये आप अपने कैलकुलेटर में सेट कर लेंगे। अगर कैलकुलेटर में नहीं सेट करेंगे तो पहले आप इसमें से वैल्यू माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसका स्क्वायर करने के बाद इसको आप ई आई से डिवाइड करेंगे। नहीं तो बेटर ये है कि इस फंक्शन को आप कैलकुलेटर में सेट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने देखिए कैलकुलेटर में इसको सेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इस फंक्शन को जब कैलकुलेटर में सेट किया तो ओ आई की वैल्यू पुट करी, हमने इंसर्ट कराई 109, ई आई की वैल्यू 109 पुट कराई। तो ये टोटल हमें कितना आंसर मिला, 0 मिला। उसके बाद ओ आई को हम कितना इंसर्ट करेंगे, 65, ई आई को कितना इंसर्ट करेंगे फॉर्मूले में, 66। तो ये कितना मिलकर मिलेगा हमें, 0.01515। इसी तरह से ओ आई की वैल्यू हमने 22 पुट की, ई आई की वैल्यू पुट की हमने
20, तो हमें ये कितना मिला? 0.2000। इसी तरह से 4 और 5 पर वैल्यू हमें मिली 0.2। ठीक है, अब हम इन सभी वैल्यूज का सम फाइंड कर लेते हैं। तो हमने सभी वैल्यूज का सम फाइंड कर लिया, तो वो ये आ गया। ये यानी समेशन किसका है? इसका समेशन है, इस कॉलम का, ये जो है। ठीक है, तो अब हम काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो काई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो काई स्क्वायर क्या होता है हमारा? काई स्क्वायर होता है समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो इसका तो समेशन हमने अभी फाइंड किया है। कितना आया है? ये आया है इसका टोटल। तो काई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 0.41, 0.41515। अब ये कैसी वैल्यू है काई स्क्वायर की? कैलकुलेटेड वैल्यू है। तो हमने यहाँ पर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बोल दिया इसको, कि काई स्क्वायर की एक ऐसी वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या फाइंड करते हैं? इसके बाद फाइंड करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होगा यहाँ पर, वो होगा n-2। जब भी बात होगी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो n-2 होती है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-1। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-2। और अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है n-3। तो ये बात याद रखनी है आपको। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा फिट करना था? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? n-2। अब n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो कहाँ से देखेंगे? यहाँ से देखेंगे। काई स्क्वायर टेस्ट में यहीं पर तो देखते हैं हम n कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर n, यानी 1, 2, 3, 4। कितनी ऑब्जर्वेशन है? 4। तो n के प्लेस पर हमने पुट कर दिया 4। तो 4-2 यानी कितना मिला? 2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें कितनी मिल गई? 2 मिल गई। अब इसके बाद हम क्या सेट करते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अल्फा, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम वही अल्फा की वैल्यू ले लेते, लेकिन अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन नहीं होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो हम इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू जो कि 5% होती है, यानी 0.05। 5% कितना होता है? 0.05। तो ये वैल्यू ले लेते हैं अल्फा की। अब काई स्क्वायर की हम वैल्यू फाइंड करते हैं टेबल से, जिसको हम बोलते हैं काई स्क्वायर अल्फा, यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। कितने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर फाइंड कर रहे हैं? 0.05। तो काई स्क्वायर की टेबल से आप वैल्यू देख लेंगे काई स्क्वायर की, किससे? 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी देखेंगे वहां पर? 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर। तो हमने वैल्यू देखी काई स्क्वायर की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 5% पर, तो वो कितनी मिली? 5.991। ये मिल गई काई स्क्वायर की टेबल से वैल्यू। अब जो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड है और ये जो टेबल से हमने वैल्यू देखी है काई स्क्वायर की, इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो हमने कंपेयर किया, तो हमने ये देखा कि काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की जो वैल्यू है वो लेस देन है काई स्क्वायर टेबुलेटेड से, मतलब जो टेबल से वैल्यू देखी है। तो जब भी कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होती है, तो उस केस में हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो एक्सेप्ट हो जाती है। तो अब हम इसके बाद लिख सकते हैं द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, यानी H0 जो है हमारी, वो क्या हो गई? एक्सेप्टेड हो गई। एक्सेप्टेड हो गई तो यानी कौन सी बात मानी जाएगी? जो स्टेटमेंट हमने H0 में लिया था वो स्टेटमेंट ट्रू माना जाएगा। यानी दिस मीन्स दैट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट फॉर द गिवन डेटा, यानी इस डेटा के लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना सुटेबल है, वो गुड फिट है। ठीक है, तो हमने जो प्रॉब्लम हमें गिवन थी उसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करना था और उसकी गुडनेस भी चेक करनी थी। तो दोनों काम हमने कर लिए हैं, यानी प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्वे ऑफ 240 families with 4 children shows the following distribution। देखिए हमने क्या किया है, क्वेश्चन में क्या गिवन है? 240 फैमिलीज का डेटा गिवन है। वो ऐसी फैमिली है कि जिनके पास कितने चिल्ड्रन हैं? 4 चिल्ड्रन हैं। अब 4 चिल्ड्रन में से ये नंबर ऑफ बॉयज गिवन है आपको, यानी
ऐसी कितनी फैमिली है कि जिनके पास कितने बॉयज हैं, 4 बॉयज हैं, तो यानी मेल हैं जिनके पास 4 मेल चाइल्ड हैं, वो कितनी फैमिली है, 10 फैमिली है, यानी ये उनका फैमिली का नंबर है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। और ऐसी कितनी फैमिली है जिनके पास 3 बॉयज हैं, यानी 3 मेल चाइल्ड हैं, ऐसी 55 फैमिली हैं। इसी तरह से 2 बॉयज जिनके पास हैं, ऐसी 105 फैमिली हैं। और जिनके पास 1 बॉय हैं, ऐसी कितनी फैमिली हैं, 58 फैमिली है। और ऐसी जिनके पास कोई बॉय नहीं है, ऐसी फैमिली कितनी है, 12 फैमिली है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस डेटा के लिए टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल। कहने का मतलब हमें ये चेक करना है कि मेल और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है या नहीं होती है। इस केस के लिए हमें ये डिस्कस करना है। ठीक है। और कौन सा टेस्ट यूज करेंगे हम इसको चेक करने के लिए, हम चेक करने के लिए यूज करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट, क्योंकि नीचे गिवन भी है, काई स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 0.5 पर, ये दे रखी है। और यहाँ पर 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर दे रखी है, यहाँ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर दे रखी है। ठीक है। तो चलिए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए एक मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है, क्योंकि या तो मेल बर्थ होगी या क्या होगी, फीमेल बर्थ होगी। तो कितनी हो गई प्रोबेबिलिटी मेल बर्थ की, 1/2। इसी तरह से फीमेल बर्थ की भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/2। तो मेल बर्थ को हमने पी से डिनोट कर दिया और फीमेल बर्थ को हमने क्यू से डिनोट कर दिया, जो कि 1/2 होगी दोनों की। ठीक है। क्योंकि या तो मेल बर्थ होगा या फिर फीमेल बर्थ होगा। तो टोटल चांसेस कितने हैं, 2, और 2 में से मेल कितना, मेल के चांस 1/2 और फीमेल के चांस भी 1/2 हो गए। ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब इसके बाद हमें एक नल हाइपोथेसिस लेनी है। हमें चेक करना है कि मेल और फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी सेम होती है कि नहीं होती है। तो हम नल हाइपोथेसिस कंसीडर करके चलेंगे, इसमें हम कोई भी डिफरेंस नहीं मानते हैं फीमेल और मेल बर्थ के बीच में। तो हम लिख लेंगे द मेल एंड फीमेल बर्थ आर इक्वली प्रोबेबल, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बर्थ, यानी P इक्वल टू Q इक्वल टू 1/2। क्लियर। अब इसके अगेंस्ट में हम क्या लेंगे, इसके अगेंस्ट में हम लेंगे एक नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में लेते हैं ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो वो इस स्टेटमेंट का एच नोट के अगेंस्ट जाएगा। तो इसमें हम बोल लेंगे कि द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, यानी P इज नॉट इक्वल टू Q। इसका मतलब क्या है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ इज नॉट इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल बर्थ। ठीक है। तो ये हमने नल हाइपोथेसिस ले ली। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये हमें नंबर ऑफ बॉयज गिवन है, तो इसको हम x ले लेंगे। और ये उनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज की ऐसी कितनी फैमिलीज हैं। तो x और f को हम लिख लेंगे। तो x और f को हमने लिख लिया। ठीक है। तो जब x और f को हम लिख लेंगे, तो सबसे पहले हम क्या सेट करेंगे, इस पर एक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम फिट करेंगे। तो देखिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NCX P⁴ Q⁴ ठीक है। अब देखिए यहां पर n क्या होता है, x की वैल्यू कहां से कहां तक गई, 0 से लेकर कहां तक गई है, 4 तक। तो n तो कितना हो गया, 4 हो गया। तो यानी 4CX, p कितना था, 1/2, 1/2 मतलब 0.5 की पावर x। और q क्या था, p क्या था, मेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी, q क्या थी, फीमेल बर्थ की प्रोबेबिलिटी। दोनों की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/2 यानी 0.5। तो q के प्लेस पर भी 0.5, n-x यानी 4-x। अब सबसे पहले आप कैलकुलेटर में इस फंक्शन को सेट कर लीजिए। जब आप अपने कैलकुलेटर में इस फंक्शन को सेट कर लेंगे, उसके बाद इसमें x की वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए 4 से। जब ये फंक्शन सेट हो जाए तो इसमें x के प्लेस पर आप वैल्यू इंसर्ट कराइए 4।
तो पी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी 4 पर वो मिलेगी 0.06। जब ये आ जाए उसके बाद एक्स की वैल्यू इस फंक्शन में क्या इंसर्ट कराएंगे आप 3, तो वैल्यू आएगी 0.25। उसके बाद क्या वैल्यू इंसर्ट कराएंगे 2, तो वैल्यू आएगी 0.38। 1 इंसर्ट कराएंगे इस फंक्शन में तो कितना आएगा 0.25। 0 इंसर्ट कराएंगे तो आएगा 0.06। तो ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, पी एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। अब जब पी एक्स की वैल्यू आ जाती है हमारे पास, तो हम फाइंड करते हैं थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी। थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नेम क्या होता है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। तो थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी का मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, कैपिटल एन इंटू पी एक्स। अब कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन होता है इस फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो इसका टोटल हमने फाइंड कर ही रखा है, कितना है 240। तो ये हो जाएगा 240 इंटू पी एक्स, यानी पी एक्स ये है आपकी, ये सभी वैल्यू किसकी हैं, पी एक्स की वैल्यू है। तो इन पी एक्स की वैल्यू में सभी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लेंगे हम थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज का। तो हमने कॉलम बना लिया थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसीज का, जो कि फॉर्मूला होता है एन इंटू पी एक्स। और पी एक्स में किससे मल्टीप्लाई कर दी, एन, या एन मतलब 240 से। तो ये पी एक्स है, ये कॉलम पी एक्स का है। इन सभी वैल्यूज में आपने 200 से मल्टीप्लाई 240 से जब मल्टीप्लाई की तो ये आ गई 15, 60, 90, 60 और 15। अब देखिए ये तो जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन थी ये तो है ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी यानी ओ आई। और ये जो आई है ये क्या है, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी। ये क्या है आपकी, थियोरेटिकल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ई आई। अब इनमें कोई भी वैल्यू 5 से लेस देन नहीं है, तो अब आप इस पर काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये ओ आई और ई आई के कॉलम को मैं लिख लेता हूँ दोबारा से। तो ओ आई और ई आई मैंने लिख लिया यहाँ पर, ये ओ आई हो गया, ये ई आई। जो वैल्यूज आई थी वो मैंने यहाँ पर ले ली। अब काई स्क्वायर टेस्ट हम अप्लाई कर रहे हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट के लिए अब हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओ आई माइनस ई आई का होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो ये कॉलम हमें यहाँ पर बनाना होगा, ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो ये कैलकुलेटर में आप ये फंक्शन सेट कर दीजिए और फिर इसमें आप ओ आई की वैल्यू 10 पुट करेंगे, ई आई की वैल्यू 15, तो यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। तो मैं अपने कैलकुलेटर में सेट कर लेता हूँ फंक्शन। मैंने फंक्शन सेट कर लिया, देखिए ये। और इसमें क्या किया मैंने, ओ आई की वैल्यू 10 डाली, ई आई की वैल्यू 15, तो ये मुझे वैल्यू मिली 1.6667। इसी तरह से ओ आई और ई आई की वैल्यू 55 और 60 डाली तो वैल्यू मिली 0.4167। जब ओ आई की वैल्यू 105 और ई आई की वैल्यू 90 इंसर्ट कराई तो कितनी मिली 2.5। और जब यहाँ पर 58 और 60 को इंसर्ट कराया मैंने ओ आई और ई आई के प्लेस पर तो वैल्यू कितनी मिल रही है 0.0667। और जब मैंने 12 और 15 लिया तो कितनी वैल्यू मिली 0.6, ये वैल्यू मिल गई। अब हम इन सभी वैल्यूज का क्या फाइंड कर लेते हैं, सम फाइंड कर लेते हैं। तो इन सभी वैल्यूज का सम क्या आया, ये आया। यानी ये किसका सम है, इसका समेशन है। ठीक है। तो अब हम काई स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो काई स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ ओ आई माइनस ई आई होल स्क्वायर अपॉन ई आई। तो हमने इसका समेशन तो कर लिया फाइंड, कितना आया 5.25। तो काई स्क्वायर की वैल्यू आई 5.2500। और ये कैसी वैल्यू है काई स्क्वायर की, कैलकुलेटेड वैल्यू है जो आपने कैलकुलेट की है। तो इसको बोल दिया आपने काई स्क्वायर कैलकुलेटेड। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालनी है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट किया आपने, बाइनोमियल। तो मैंने बताया था बाइनोमियल के केस में क्या लिया जाता है, n-1 ली जाती है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और पॉइजन के केस में n-2 ली जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल, तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम ले ली n-1। अब n क्या है, n है कितनी वैल्यूज है हमारे पास, तो यहाँ पर चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यूज है भाई। तो n के प्लेस पर हमने 5 पुट कर दिया। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये हमारी 4। तो अब हमें 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर काई स्क्वायर की वैल्यू देखनी है। अब हमें इसमें टेबल से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें काई स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन में गिवन है किस डिग्री ऑफ फ्रीडम पर, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी गिवन है,
और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर भी गिवन है। तो हमें ओनली कौन सी वैल्यू चाहिए, 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर वैल्यू चाहिए। ठीक है, वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर आपको देखनी नहीं है, वो कंफ्यूज करने के लिए है। तो अब आप काई स्क्वायर की वैल्यू देख लेंगे जो दे रखी है, गिवन क्या दे रखी है, 0.5 पर दे रखी है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ये। कितनी वैल्यू दे रखी है इस पर काई स्क्वायर की, 9.49। तो ये वैल्यू दे रखी है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर हम हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई टेबल से काई स्क्वायर की। अब इस काई स्क्वायर की जो टेबल से वैल्यू आई है और ये कैलकुलेट जो वैल्यू की है हमने काई स्क्वायर की, इन दोनों को कंपेयर किया हमने। तो हमने देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है काई स्क्वायर की, वो लेस देन है किससे, जो टेबल से वैल्यू देखी है हमने, मतलब जो वैल्यू गिवन है हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर, उससे लेस देन है। तो जब भी काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू लेस देन होती है, इसका मतलब नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट होती है। तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी हमारी। तो इसके बाद हम लिख देंगे द नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। नल हाइपोथेसिस हमारी एक्सेप्ट हो गई है। तो यानी जो बात हम नल हाइपोथेसिस में लेकर चले थे, जो स्टेटमेंट हम एच नोट में लेकर चले थे, क्या लेकर चले थे कि मेल और फीमेल बर्थ की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। यानी क्या डिसीजन आया हमारा, कि द मेल एंड फीमेल बर्थ्स आर इक्वली प्रोबेबल। इसका मतलब कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल बर्थ एंड फीमेल बर्थ आर इक्वल। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो चुकी है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।